हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, वीडियो में हम सॉल्यूशंस चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जेई मेन जनवरी 2023 अटेम्प्ट के। ओके। सो चैप्टर वाइज काफ़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है गाइस, ट्रिक की भी, उसको एक बार जरूर देखें, आपको काफ़ी हेल्प होगी जो आपको प्रीवियस ईयर्स और दूसरे भी क्वेश्चंस देखने हैं। ओके, सो फिलहाल इसमें हम स्टार्ट करते हैं। इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट, अब ये क्वेश्चन पूछे कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके। नाउ गाइस, में बहुत इजी है क्वेश्चन, देखिए कैसे करना है। वी नो कि जो आपका वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का जब भी आप ग्राफ बनाते हैं, है ना। नाउ ये इस किस तरह से बनता है, एक तो ये तो पहले होता है सॉलिड सॉल्वेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा, सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, यानी जब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो इसका, ठीक है, वेपर प्रेशर हल्का 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 भी बढ़ रहा है बहुत इजीली। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको आप क्या बोलते हो, टी एफ, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। और इसमें क्या होता है कि अब देखिए, इसको लेफ्ट टू राइट ना पढ़ के राइट टू लेफ्ट पढ़ना आप पहले। अभी देखिए इसके बाद आगे क्या होता है कि इसका जो वेपर प्रेशर ऐसे एक्सपोनेंशियली थोड़ा बढ़ने लग जाता है। अब इसको कैसे देखोगे आप कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, लेकिन आफ्टर फ्रीजिंग पॉइंट जो वेपर प्रेशर है सडनली डिक्रीज हुआ। समझ में आया? अब ये देखिए, ये था मेरा प्योर लिक्विड सॉल्वेंट। इस पॉइंट के बाद में जब मैं इस, ये अभी लिक्विड था, फ्रीजिंग पॉइंट आया, इसके बाद सॉलिड हो गया है ना। तो ये था मेरा प्योर लिक्विड सॉल्वेंट का। जैसे ही आप प्योर लिक्विड सॉल्वेंट में सोल्यूट डाल देते हो, यानी इसको सॉल्यूशन बना देगा, तो क्या होता है, ग्राफ ये नीचे लाइन खिंच जाती है। इस लाइन का मतलब क्या होता है, देखिए ये सॉल्यूशन 1, ये है सॉल्यूशन की। जैसे आपने डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आपने सोल्यूट डाला है, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां वेपर प्रेशर ये था, लेकिन इसमें कम हो गया। समझ में? सिमिलरली आप एक और ऐसे देख सकते हो कि कोई और सोल्यूट डाला, सपोज सॉल्यूशन 2 है, उसका मे बी और डिक्रीज हुआ होगा। तो कुल मिला के प्योर सॉल्वेंट में जब भी आप सोल्यूट डालते हो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो यानी जितनी भी लाइंस खींचेंगी, चाहे यहां खींच लो यहां खींच लो, सब की सब इसके नीचे ही होंगी, इट विल बी एट द टॉप। ओके, समझ में? नाउ एक बात और देखिए, जो ये पॉइंट हो गया TF1, ये हो गया मेरा प्योर सॉल्वेंट के लिए। अगर मैं सॉल्यूशन के लिए देखता हूं, ये क्या हो गया, TF2 फॉर एग्जाम्पल, यानी फ्रीजिंग पॉइंट इस सॉल्यूशन का यहां पे। ठीक है, एक बात और आपको गौर से देखनी पड़ेगी। जैसे ये वाला हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, जब मैं बोलता हूं फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, इट इज ऑफ सॉल्वेंट अलोन, सॉल्वेंट का। ठीक है, ये सॉल्यूशन का नहीं है, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। समझ में? यानी जब मैं नीचे नीचे जा रहा हूं, तो ये जब पॉइंट आ रहे हैं, जैसे ये मैंने कहा कि इस पॉइंट पे लिक्विड फेज स्टार्टेड टर्निंग इनटू सॉलिड फेज, तो ये पॉइंट जो होते हैं, इसमें हम ये कह देते हैं कि जो लिक्विड सॉल्वेंट, ध्यान से सुनिएगा, एंड सॉलिड सॉल्वेंट आर इन इक्विलिब्रियम, बोथ फेजेस इक्विलिब्रियम पे है। सिमिलरली अगर मैं इस सॉल्यूशन 1 के पे भी कह रहा हूं, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे भी सॉलिड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉरी एंड लिक्विड सॉल्वेंट आर इन इक्विलिब्रियम। समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब जब ऊपर से यहां नीचे आ रहे हो, जो सॉलिडिफाई हो रहा है वो सॉलिडिफाई हो रहा है आपका सॉल्वेंट। इस बात का बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, अब अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गए हैं, तो इस क्वेश्चन को देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। समझ में आ गया नीचे? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज इनकरेक्ट। ये तो उसका उल्टा ही हो गया। ओनली सोल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट, इनकरेक्ट। ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट। मैंने बताया था कि सॉल्वेंट और लिक्विड और सॉलिड फेज में ही इक्विलिब्रियम में है, यानी वे ही सॉलिडिफाई हो रहा है, सॉल्यूट नहीं। तो इसका मतलब दिस इज करेक्ट। सो आपका ए एंड डी आर करेक्ट, दैट मीन्स जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल प्रेशर ऑब्जर्व बाय मिक्सिंग टू लिक्विड्स ए एंड बी इज दिस, ये टोटल प्रेशर दे दिया। when their mole fractions are, let just say A का ये है, B का ये है, the total pressure becomes 41 mmHg if the mole fraction are changed to 0.2 and 0.8 respectively। the vapor pressure आपको प्योर A का बताना है।
देखिए वी नो कि फ्रॉम रॉल्स लॉ फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन, जो ये फॉर्मूला क्या होता है, P इज टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। करेक्ट। अब इन्होंने देखे दो कंडीशंस दे दी हैं। पहले कहा है कि 350 जब mmHg इसका टोटल प्रेशर था तो उस टाइम पे मोल फ्रैक्शंस थे 0.7 एंड 0.3, यानी लेट जस्ट से ये PA नॉट इंटू 0.3 हो गया और ये हो गया PB नॉट इंटू पॉइंट, ये हो गया 0.7 इंटू 0.3। एंड सिमिलरली ये हो गया 410 जब हो गया था तो ये PA नॉट इंटू 0.2 और प्लस PB नॉट इंटू 0.8। तो ये क्या हो गया, दो आपकी इक्वेशंस बन गई। अब गाइज इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर 0.7 और 0.2 है, किसी से भी आपको पता ही है, टू स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई, इसको सोल्व कर लेना आप, है ना। तो जो आपके इनको सोल्व करके PA नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो 314 mmHg आ जाएगी और P नॉट B की वैल्यू 434 mmHg आ जाएगी। ओके गाइज, तो आई होप आप इसको सोल्व ही कर लेंगे। तो इसका फिलहाल करेक्ट आंसर क्या है, 314। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इन साइक्लोहेक्सेनोन एट 300 केल्विन आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। द मोलर मास ऑफ PVC इज। देखो इसमें दो चीज आपको देखने की है। एक तो ये दिया हुआ है स्लोप, ठीक है, और इसमें जो पाई बाई सी दिया हुआ है, ये पाई तो हो गया एटमॉस्फेयर यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपका होता है। ओके, और जो ये कंसंट्रेशन, ये जो सी है ना, बेसिकली ये सी आपकी मोलैरिटी नहीं है। ओके, मोलैरिटी नहीं है, इनफैक्ट ये ग्राम पर लीटर में दिया हुआ है, मोल्स पर लीटर में नहीं दिया हुआ है, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो इसमें जो सी है आपकी वो मास कंसंट्रेशन है, ठीक है, इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना। अब इसमें गाइज थोड़ा सा ना ये ग्राफ जो इस तरह से दिया हुआ है थोड़ा सा अजीब सा दिया हुआ है, लेकिन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जा सकता है। देखिए वी नो कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है I इज इंटू मोलैरिटी इंटू आर इंटू टी। करेक्ट। नाउ बिकॉज PVC क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी I इसका 1 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं पाई इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू आर इंटू टी। अब पाई को मुझे मास कंसंट्रेशन में देखना है कन्वर्ट करके, तो मैं कह सकता हूं मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इंटू आर इंटू टी। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, बेसिकली जो पूछा हुआ भी है ये m निकालना है आपको। ओके, डिवाइडेड बाई 1/v हो गया ये r एंड t। अब मास कंसंट्रेशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम मास, तो ये हो गया आपका c। तो मैं कहता हूं कि इसको c से रिप्लेस कर दो आप, तो पाई इज इक्वल्स टू c अपॉन m इंटू आर टी। अब यहां पे अगर आप आ गए हैं, अब देखिए हालांकि गाइज जो स्लोप दिया हुआ है एक स्ट्रेट लाइन करके दिया हुआ है, लेकिन एक बात अगर आप गौर से देखेंगे ना, देखिए पाई अपॉन सी, वाई अपॉन ये हो गया सी इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻⁴ बोला हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं पाई बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻⁴, लेकिन इसको अब एक चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा कि इसमें है ना, व्हाट आई थिंक कि ये जो स्ट्रेट लाइन देके बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है। देखिए अगर इसको आप ऐसे भी लिख दो कि पाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू 6 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसा हो गया, y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो व्हाट आई बिलीव इज कि ये इन्होंने करने की क्या कोशिश की थी कि पाई और सी को अगर मैं यहां बना के कोशिश करूं, ठीक है, तो ये एक ऐसे फॉर्मूला बन रहा है, समझ में आया। तो यानी पाई और सी जो भी चेंज हुआ है, देखिए पाई इज इक्वल टू सी एम आ रहे, तो पाई बाई सी के बजाय पाई और जो अगर सी का फॉर्मूला आप बनाओगे तो इस तरह का फॉर्मूला बनेगा, समझ में, यानी पाई सी स्क्वायर। ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही जो ये वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁴ की वैल्यू आ रही है। इतना समझ में आया गाइज, ठीक है। अब समझ में आया गाइज आपको मैं क्या कहने को, पाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये के आया था, और पाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है फॉर्मूला, यानी पाई इज इक्वल टू के सी स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला ग्राफ बन रहा है। तो जो ये स्लोप दिया हुआ है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दिया हुआ है। देखिए ये ग्राफ इस तरह बन रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है,
ये ऐसे है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका ये स्लोप बन रहा है, यानी अगर यहां पे आप स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करोगे तो ऐसे बनेगी, ठीक है। ये समझ में आया? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं स्लोप निकाल रहा हूं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप क्या है, पाई बाई सी इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁻⁴। समझ में आया गाइस? इन चीज इसको आप वो देख लीजिए, छोड़ दीजिए। मुझे समझ में आ गया है कि पाई बाई सी का फॉर्मूला इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा 6 × 10⁻⁴ आ रहा है। अब पाई बाई सी की वैल्यू यहां से क्या आ गई, ये क्या है, पाई बाई सी इक्वल टू आर टी अपॉन एम। तो मैं यहां लिख दूं आर टी बाई एम इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁴। जो एक्चुअल में आपका फॉर्मूला बना वो यहां से इस तरह से बना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका ग्राफ बन रहा है। ओके गाइस, सो अब बस मुझे इसकी वैल्यू रखनी है। कैसे रखोगे, m इज इक्वल्स टू आर टी डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻⁴। ओके, सो आर की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.083 इंटू टेम्परेचर केल्विन में क्या हो जाएगा आपका 300 डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻⁴। और जब इस पूरे को सोल्व करोगे तो m आ जाएगा आपका 41500 ग्राम पर मोल। एंड दिस विल बी योर गाइज फाइनल आंसर। आपको ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करना होगा कि ये स्ट्रेट लाइन जो दी हुई है थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए दी हुई है। एक्चुअल में जो पाई बाई सी और सी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। ओके, सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर फ्रॉम द फॉलोइंग इज। देखिए कुल मिला के 100% आयोनाइजेशन बोला हुआ है, ठीक है। तो हम जब आयोनाइजेशन 100% है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो के बी आर है, फॉर एग्जाम्पल के और प्लस बी आर में कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है, ठीक है। आई मुझे कैलकुलेट नहीं करनी, आई में नंबर ऑफ जो डिसोशिएटेड आयंस है उनको काउंट करके मैं देख सकता हूं, ठीक है। अब वही बोला है कि सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर जो पेयर है, यानी ये मुझे इन अदर वर्ड्स मुझे ये बताना है कि कौन कौन से पेयर इसमें आइसोटोनिक है। ओके, अब देखिए वन बाय वन निकालते हैं। पहले का देखते हैं C2H5 एंड KBr, ठीक है। C2H5OH एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो आपको पता है आप इसको I = 1 लिख दोगे। एंड पॉइंट जो KBr है वो KBr कैसे ब्रेक होगा, इसमें K प्लस एंड Br नेगेटिव, सो दो आयंस में ब्रेक हो गया, तो I विल बी इक्वल्स टू 2 फॉर दिस। अब बस पाई इज इक्वल्स टू ICRT होता है, तो I 1 हो गया। कंसंट्रेशन क्या है 0.5 इंटू RT, यानी 0.5 RT हो गया। इसकी वैल्यू करोगे तो I में 2 हो गया, C इसका 0.25 है और RT तो हो गया, यानी 0.5 RT, यानी दोनों की कंसंट्रेशन में RT का मैंने मल्टीप्लाई जानबूझ के नहीं किया कि उस समय वेस्ट करें। तो ये एक आइसोटेनिक टॉनिक सॉल्यूशन है। ओके, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है ये वाला। अगर इसको आप देखोगे, सो गाइज ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे डिवाइड हो जाएगा कि ये K4 ये पूरा ब्रेक कैसे हो जाएगा, पूरा ब्रैकेट तो ये 4K प्लस और FeCN6 का 4 माइनस, ये तो ऐसे हो जाएगा, यानी 4 + 1 ये 5I हो गया इसका। तो इसका तो हो गया I = 5। अब इसको कैसे देखोगे, अगर आपने गाइज थोड़ा सा भी मेरे PYQs देखते हैं तो आपने देख लिया होगा ये क्या है, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। मोहर सॉल्ट एक क्या होता है, डबल सॉल्ट होता है। मोहर सॉल्ट एक डबल सॉल्ट होता है। और डबल सॉल्ट क्या होते हैं, वे सॉल्ट जो कि पानी में डालने के बाद कंप्लीटली इसके आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। यानी जब ये ब्रेक होगा तो इसकी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की तरह सिर्फ ये बड़ा बॉक्स और ये नहीं देगा, ये सभी आयंस में ब्रेक हो जाएगा। कैसे, Fe2+ फॉर एग्जाम्पल, SO4 2 नेगेटिव, NH4 के पॉजिटिव यानी इसके 2 हो जाएंगे और SO4 के ये हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये पूरा आयंस में ब्रेक हो जाता है डबल सॉल्ट। एक बार देख लेना अगर आपको कम पता है। लेकिन डबल और कॉम्प्लेक्स में क्या है, डबल सॉल्ट जब इसको पानी में डालोगे तो जैसे पूरा ब्रेक हो गया ना आयंस में, ऐसे ब्रेक हो जाता है। अगर आपको ये आयंस भी कैलकुलेट नहीं करना, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे लिख लो, Fe में हो गया, एक SO4 में हो गया, 2 NH4 के हो गए, ठीक है ऐसे। तो 1 2 3 4 5 इसकी भी I = 5 हो गई, करेक्ट। अब पाई = ICRT में रखोगे तो I हो गया 5, कंसंट्रेशन होगी 0.1 RT, यानी 0.5 RT। सिमिलरली पाई = ICRT में लिखोगे पाई I
0.1 इंटू आर टी, करेक्ट। तो ये भी 0.5 आर टी हो गया। तो दिस इज ऑल्सो अ आइसोटोनिक पेयर। अगला देखते हैं, सिमिलरली जैसे आपने ऊपर वाला देखा था ऐसे ही सेम, ये और ये सेम है ना, तो इसका आई इक्वल्स टू 5 हो ही गया, डायरेक्ट लिख लूं क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। तो 4 ये 1 5, ये NaCl तो इसका आई क्या हो गया 2, कैसे NaCl है तो ब्रेक Na प्लस और Cl नेगेटिव में आ जाएगा, 1 और 1 2। तो ICRT में कर देते हो तो पाई इज इक्वल्स टू 5 इंटू सी क्या हो गया 0.05 RT, यानी 0.25 RT। और ये क्या हो जाएगा पाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी 0.25 RT, यानी 0.5 RT हो गया गाइस। ये डिफरेंस आ गया, तो दिस इज नॉट अ आइसोटोनिक पेयर। अगला देखो, फिर अगला आ गया NaCl का। NaCl का आपने देख लिया कि I इज इक्वल्स टू 2 होता है यहां से, तो मैं लिख देता हूँ I इज इक्वल्स टू 2, डायरेक्ट लिख देता हूँ। BaCl2 हो गया, BaCl2 में I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I 3, कैसे BaCl2 ब्रेक हो जाता है तो Ba2 प्लस एंड 2Cl नेगेटिव, तो 2 प्लस 1 3, तो I इज इक्वल्स टू 3 फॉर दिस। तो पाई इज इक्वल्स टू ICRT में रख दोगे तो I हो गया 2, C हो गया 0.15 RT, यानी हो गया 0.3 RT। इधर पाई इज इक्वल्स टू I यानी 3C हो गया आपका 0.1 इंटू RT, यानी 0.3 RT। तो ये दोनों सेम है यानी आइसोटोनिक, ये हो गया आइसोटोनिक। अब जो लास्ट एग्जाम्पल है, अगेन इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए जैसे ये आपका मोहर सॉल्ट था, डबल सॉल्ट था, अगेन ये क्या है कार्नलाइट। मैंने गाइज आपको जो मेरी DF ब्लॉक की वीडियो है PYQs की जनवरी अटेम्प्ट की, उसमें क्वेश्चन आए हुए थे डबल सॉल्ट के ऊपर। आप उसमें मैंने आपको 3 बताए थे कि आप इन 3 को याद कर लो, मोहर, कार्नलाइट और एक और है उसको देख लेना आप, ठीक है। कार्नलाइट, ये इनके स्ट्रक्चर, डबल सॉल्ट पे कोई क्वेश्चन आया तो इन्हीं के स्ट्रक्चर पूछेंगे। तो ये क्या है कार्नलाइट, CARNALLITE, ऐसे कुछ स्पेलिंग होती है इसकी। और ये क्या है डबल सॉल्ट है, यानी अगेन इट विल ब्रेक इनटू इट्स आयंस, यानी ये क्या हो गया केप में टूट जाएगा, Cl में टूट जाएगा, हो गया Mg में टूट गया, 2 Cl के मिल जाएंगे, और H2O को तो हटा दो, H2O को उसमें हम काउंट नहीं करते क्योंकि H2O क्या है वो पानी में डाल रहे तो पानी में क्या ब्रेक होगा, है ना। तो 1 2 3 और 2 ये 5, तो I इज इक्वल्स टू 5 हो गया। इसके लिए समझ में आ गया ना गाइस, वाटर वो क्यों नहीं कर भाई, पानी को पानी में डालोगे तो ब्रेक कैसे होगा। KCl, अगेन KCl क्या हो गया K प्लस और Cl नेगेटिव, 2 हो गया 1K 1Cl 2, तो I इज इक्वल्स टू 2। तो पाई इक्वल टू ICRT में रखोगे I इंटू 5, C हो गया आपका 0.02 RT, यानी 0.1 RT। सिमिलरली I इज इक्वल टू ICRT 2 इंटू C हो गया इसका 0.05 इंटू RT, यानी ये भी 0.1 RT, दिए भी आइसोटोनिक हो गए। तो जो नंबर है आपका कितना हो गया 1 2 3 4, तो जो आपका करेक्ट आंसर है इज 4। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द गिवन फिगर द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इज आ। देखिए पहला है surface tension is the outcome of equal attractive and repulsive forces acting on the liquid molecule in bulk. This is wrong statement। देखिए कुल मिला के जो wrong हुआ है वो इस repulsive forces की वजह से हुआ है। देखिए क्या होता है कि जब भी किसी पे अट्रैक्टिव फोर्स, जो सरफेस टेंशन जो रिजल्ट होता है वो बेसिकली कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है, अट्रैक्टिव कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। तो ये जो भी मॉलिक्यूल पे आपका फोर्सेस लग रही है, ठीक है, अट्रैक्टिव कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं इसको। और ये क्या होता है अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव कोहेसिव फोर्सेस होती हैं एट द सरफेस। क्यों भाई, यहाँ पे तो फोर्सेस लग रही है नीचे, है ना, लेकिन ऊपर जो है, ऊपर तो कुछ नहीं है, एयर है, ऊपर तो कुछ नहीं लग रहा। इस वजह से क्या होता है ओवरऑल जब अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गई यहाँ पे, भाई अंदर बल्क में तो सब कुछ बराबर हो रहा है, इक्वल फोर्सेस लग रही है, लेकिन सरफेस पे जो भी फोर्सेस लग रही है मॉलिक्यूल वो लिक्विड के नीचे है, क्योंकि ऊपर तो लिक्विड नहीं है ना, सरफेस है। देन दैट इज वाई, जैसे आपने देखा होगा कैपिलरी ट्यूब में भी या किसी में भी ऐसा सरफेस का जो लेवल बनता है ऐसा बनता है ना। तो ये क्यों बनता है, ओवरऑल जो मॉलिक्यूल इसका नीचे खिंच जाता है, तो अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से होता है, ठीक है, एट द सरफेस। तो इस वजह से ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। Surface tension is due to the uneven forces acting on the molecule present on the
सरफेस, ये अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, अनइवन है, अनबैलेंस्ड है, तो इसका मतलब दिस इज करेक्ट। द मॉलिक्यूल इन द बल्क कैन नेवर कम टू द लिक्विड सरफेस। और सेकंड स्टेटमेंट है फोर्थ, द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेपर प्रेशर इफ द सिस्टम इज ए क्लोज सिस्टम। देखिए इन दोनों को मैं आपको एक कंबाइन करके समझाता हूँ, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझें कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका सिस्टम है, क्लोज्ड मान लेते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हट जाएगा रूल, ठीक है। सपोज ये आपका लिक्विड था, आप इसको एयरपोर्ट की तरह माने कि ये माने कि यहाँ पे आपका प्लेन खड़ा है, ठीक है, ये आपका प्लेन है और ये आपका प्लेन का गेट है। आप ध्यान से समझना गाइस, इसको कभी नहीं भूलोगे आप। ये प्लेन का आपका सपोज गेट्स लगे हुए हैं सरफेस पे, यानी अब जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है एक तरह से वे क्या हो रहे हैं, उनको इजी एंट्री है, आसानी से एंट्री मिल जाएगी प्लेन पे, समझ में, और प्लेन पे आसानी से मिल जाएंगे, उड़ जाएंगे एक तरह से। फ्रीक्वेंट फ्लायर्स है जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब वे जब जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वे बहुत जल्दी 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 फ्लाई करते रहते हैं क्योंकि सरफेस पे इजी एंट्री मिल रही है। ध्यान से सुनना गाइस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो बल्क मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले, ये भी कभी कभी, ध्यान से देखना, ड्यू टू डिफ्यूजन की वजह से, देखिए क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स क्या है, ऐसे ऐसे पार्टी में नाच रहे हैं इधर उधर, एक इधर कभी इधर आ रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, तो कोई सा एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल डिफ्यूज होकर कभी भी सरफेस पे आ सकता है और सरफेस पे आकर वो कभी भी फ्लाई कर सकता है, समझ में। तो क्या हो सकता है, सरफेस पे आके कभी भी फ्लाई कर सकता है। उसकी बल्क मॉलिक्यूल की जो, यानी फ्लाई करने का मतलब वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट कर देगा, यानी वेपोरेट हो जाएगा लिक्विड, समझ में ना गाइस। सरफेस वाले मॉलिक्यूल तो इजीली वेपोराइज हो रहे हैं, यानी उड़ जा रहे हैं प्लेन में बैठ के। अंदर के बल्क मॉलिक्यूल्स बहुत रेयरली, मे बी 10,000 मॉलिक्यूल्स में वन, या मे बी 1,10,000 में, समझ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होती है। हालांकि वे कभी भी सरफेस पे तो आ ही सकते हैं, समझ में, कुल मिला, और वो एक मॉलिक्यूल हो सकता है कंट्रीब्यूट कर दे वेपर प्रेशर। लेकिन जब मैं ये बोलता हूं कि मॉलिक्यूल इन द बल्क कैन नेवर कम टू द लिक्विड सरफेस, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। वो बिकॉज डिफ्यूजन की वजह से कभी भी सरफेस पे आ सकते हैं, ठीक है, यानी इस गेट पे आ सकते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। अब देखिए ये वाला जो डी स्टेटमेंट है, द मॉलिक्यूल इन द सरफेस आर रिस्पॉन्सिबल वेपर प्रेशर इफ सिस्टम इज अ क्लोज्ड सिस्टम, दिस इज करेक्ट। अब वो क्यों करेक्ट, अब देखिए, आप इसको दो वे में समझे। सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी सरफेस का है वो ही वेपर प्रेशर में उड़ रहा है। अगर मैं बल्क मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, फिलहाल ये यहां तो बल्क में है, लेकिन एक बार डिफ्यूज होकर सरफेस पे आ गया, अब तो वो सरफेस मॉलिक्यूल हो गया ना, समझ रहे हो आप किस तरह से बोल रहा हूं। तो जो भी सरफेस पे आना, देखिए वेपर प्रेशर में वही कंट्रीब्यूट करेगा जो यहाँ पे इस लाइन पे एग्जिस्ट, इस गेट पे खड़ा है, चाहे वो अंदर से आए चाहे बाहर से आए। अगर वो गेट पे नहीं खड़ा है तो अगर मैं तो वो मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, अंदर खड़ा है तो नहीं कर रहा, बाहर खड़ा है, यहाँ लाइन पे गेट पे खड़ा है, तभी वो प्लेन पे जाएगा। समझ आए किस हिसाब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुल मिला के जो बी एंड डी आपके करेक्ट स्टेटमेंट हो गए, समझ में। तो जो नंबर पूछा था यानी आपका हो गया 2 करेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड लेड नाइट्रेट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, the solution was found to boil at this. When 0.2 mole of NaCl is added to the resulting solution, it is observed that the solution froze at this. The solubility product of PbCl2 formed is. Now guys देखिए, बहुत ही थोड़ा सा मेंस के हिसाब से काफी लंबा क्वेश्चन दे दिया था इन्होंने, लेकिन इसको देखिए कैसे समझ सकते हैं। अभी इस लाइन को समझे कि सॉलिड नाइट्रेट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो जब डिसॉल्व किया होगा लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 ट्वाइस, जब ये डिसॉल्व हुआ होगा तो Pb2 प्लस एंड 2NO3 दिया होगा, 1 लीटर में दिया होगा। लेट जस्ट से कि मैंने x मोल लिए हुए थे स्टार्टिंग में और ये 0 था, ठीक है, और एट जब डिसॉल्व हो गया तो यानी ये 0 बचा होगा, ये x बचा, ये 2x, ठीक है, समझ में आया। अभी ध्यान से देखना आप, द सोल्यूशन वॉज फाउंड टू बॉयल एट दिस। अब ये कह रहे हैं कि जब मैंने ये वाटर में लेड नाइट्रेट डिसोल्व कर दिया सोल्यूट, तो देखिए बिफोर डिसोल्विंग वाटर का था 100 डिग्री सेंटीग्रेड BP,
सॉल्यूट डाल दिया तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया है ना, एलिवेट हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है सॉल्यूशन का, और जो आपका एलिवेशन है में बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेट हो जाता है कुछ मिला के, यानी 100 डिग्री 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, समझ में आया? तो यानी अगर आप इसको देखिए, डेल टीबी की वैल्यू होती है 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस वाटर का, तो जो डेल टीबी की वैल्यू हो गई 0.15 हो गई, करेक्ट। अब ये डेल टीबी हो गया। अब इसमें देखिए, इसको अब इससे आगे देखिए, वी नो कि डेल टीबी इज ऑल्सो इक्वल्स टू आई के बी इंटू मोलैरिटी। अब देखिए लास्ट में क्या है कि एज्यूमिंग मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इन ऑल केसेस, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। मोलैलिटी अब क्या है, लेट जस्ट से, क्योंकि इसमें ग्राम व्राम कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो इसमें अब ये समझते मोल, ये हो गया मोलैरिटी मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये तो आई की वैल्यू मुझे कुल मिला के देखिए क्या करना है, आई की वैल्यू क्या होगी इस केस में, 1 2 3 3 मॉलिक्यूल हो गए, आई की वैल्यू 3 हो गई, समझना, कंफ्यूज नहीं होना। केबी की वैल्यू दी हुई है आपको 0.5। अब मैं मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहा हूं तो कितने हो गए, लेट, क्योंकि x यहाँ पे मोल्स हैं, ये x/1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेल टीबी क्या हो गया 0.15, इससे आप x निकाल लो तो आपकी ये पता लग जाएंगे कितने पीबी और 2NO3 आयंस है। गाइस ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बहुत कंसंट्रेट होके सुनना आप, लेकिन आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको काफी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया 3 × 0.5, और इससे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू होगी आपकी 0.1, यानी PB2 प्लस क्या हो गया 0.1, और ये क्या हो गया 2 × 0.1, समझ में आया? अब देखिए, ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट तक की वैल्यू। अब इन्होंने कहा है कि इट जब 0.2 मोल ऑफ NaCl इज एडेड टू द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब क्या था, अब मेरे सॉल्यूशन में Pb2 प्लस आयंस थे, 2NO3 आयंस थे, वाटर तो था ही। तो अब इन्होंने क्या किया, उस सॉल्यूशन में NaCl भी डाल दिया, यानी Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें तो इन्होंने 0.2 मोल इनिशियली दे ही दिए, ये भी ब्रेक हो जाएगा वाटर में, तो यानी इनिशियली 0.200 थे, आफ्टर टी टाइम जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो 0 हो गए, ये 0.2 बना, ये 0.2 बना, समझ में, ठीक है। तो क्या हुआ कि एडेड टू द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट दिस सॉल्यूशन फ्रोज एट दिस। अब देखिए, जो मेरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो क्या है, Pb2 प्लस है, उसमें 2NO3 नेगेटिव है, Na प्लस है, Cl नेगेटिव है, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बतानी है PbCl2 की। इसका मतलब क्या हुआ कि जो Pb2 प्लस है और Cl नेगेटिव है, ये मिलके कंप्लीट PbCl2 बना रहे थे। अभी आप समझते रहिए गाइज, कंफ्यूज नहीं होना, मैं बता रहा हूं आपको। तो Pb2 प्लस और 2Cl नेगेटिव बन के PbCl2 बना रहे हैं। अब गौर से देखिए, ये Pb2 प्लस अभी कितना गिवन है, 0.1 कैलकुलेट किया था सॉल्यूशन में, 2Cl नेगेटिव कितना है 0.2, इसमें 2 से कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि टोटल मोल्स कितने 0.2, तो 2Cl नेगेटिव, ये तो कुछ भी हो, 2Cl नेगेटिव मेरा पूरा 0.2 ही होगा। जब इनको रिएक्शन होके ये बना होगा तो लेट जस्ट से कि जो इनका 0.1 y घटा, इसका 0.2 माइनस 2y घटा, यानी 2 है यहाँ पे, और तब ये कुछ बन रहा होगा। अब देखिए कि इतना मेरा सॉल्यूशन है उसमें Pb2 प्लस आयंस थे, 2Cl नेगेटिव आयंस थे, ये जो बचे हुए हैं, क्योंकि कुछ ने तो PbCl2 बना के छोड़ दिया। अब इनके अलावा नाइट्रेट आयन भी है मेरे सॉल्यूशन में, ठीक है, और मेरे सॉल्यूशन में Na प्लस आयंस भी है, तो इन सबको ऐड कर लूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा डेल TF का फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी को मोलैरिटी बोला हुआ है, तो पर यूनिट वॉल्यूम लूंगा तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिख सकता हूँ टोटल, तो जो इनके नंबर ऑफ मोल्स है वो मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। तो उससे मेरा डेल TF से फॉर्मूला निकल जाएगा y का, और उससे मेरा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकल जाएगा। कैसे, देखिए, सबसे पहले तो इसमें आप ये समझो, क्योंकि एसोसिएशन हो रहा है इसमें, इस वाली में, तो मैं क्या कह सकता हूं कि I इज इक्वल टू 1 हो गया, और डेल TF इक्वल टू KF की वैल्यू क्या दी है 1.8 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी पहले तो इसका, फिर ये, क्योंकि ये बचे ना, उसके बाद में नाइट्रेट कितना था 2 × 0.1, ठीक है, 2 × 0.1, ठीक है, प्लस Cl के, यानी
0.2। ओके, इसको इक्वल्स कितना हो गया, फ्रोज एट नाउ 0.8 डिग्री, -0.8 डिग्री, यानी 0 माइनस -0.8 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का ये हो गया था तो माइनस करके 0.8 हो गया, है ना, ऐसे। तो 0.8 इज इक्वल्स टू, ये पूरा जब आप सोल्व करोगे ये हो जाएगा 1.8 इंटू 0.7 माइनस 3y, और इस पूरे को जब आप सोल्व करोगे तो 3y इज इक्वल्स टू 0.46 डिवाइडेड बाई 1.8, सो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 23 डिवाइड बाई 270। ठीक है, अब KSP पूछा हुआ है ऑफ PbCl2 यानी इसकी, तो KSP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Pb2 प्लस इंटू Cl नेगेटिव का स्क्वायर। ओके, तो यानी Pb2 प्लस क्या हो गया, 0.1 माइनस 23 डिवाइड बाई 270, ओके, इंटू 0.2 माइनस 2 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 270, करेक्ट, ये 2y था का स्क्वायर। देखिए इस पूरे को जब आप सोल्व करोगे, कर लेना आप, तो वैल्यू आ जाएगी लगभग आपकी 1.3006 इंटू 10⁻⁻5 या 13 इंटू 0.006 इंटू 10⁻⁻6 या रफली इक्वल्स टू 13 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पूछा हुआ है। तो जो आपको फाइनल आंसर हो गया वो 13 हो। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, एक बार पूरी बार दोबारा से इसको समझने की कोशिश करें, बहुत लंबा क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये आपको लिस्ट और लिस्ट 2 दी हुई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है। अब पहला है वेंट ऑफ फैक्टर आई। देखिए वेंट ऑफ फैक्टर आई हमें पता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास होता है। ठीक है, देखिए नॉर्मल मोलर मास इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो कि आपकी केमिकल फॉर्मूला से आपका मोलर मास जो भी आपका कैलकुलेट होता है, करेक्ट। एबनॉर्मल मोलर मास वो होता है जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हो आप, जो वेरियस कोलिगेटिव एक्सपेरिमेंटली, राइट, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या फ्रीजिंग पॉइंट प्रेशर, ये हमें पता होता है, इनसे कैलकुलेट करके आप एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो जब दोनों का डिवीजन कर देते हैं हम कहते हैं आई की वैल्यू हो गई। तो ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है, राइट। तो ए की वैल्यू होगी 3, तो यानी ये तो कट गया। केएफ क्या हो गया, आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का कांस्टेंट होता है, करेक्ट। और केबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का कांस्टेंट होता है। इसके दूसरे नाम भी होते हैं, केएफ को बोलते हो आप क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और केबी को आप क्या बोलते हो, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यानी केएफ तो हो गया क्रायोस्कोपिक और केबी क्या हो गया, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो देखिए ये स्टेट फॉर्मूला है गाइस, इसमें अब एक्सप्लेन करें क्या, b इक्वल्स टू 1 हो गया, तो ये भी कट गया आपका। सॉल्यूशन विद सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर दो सॉल्यूशन के सेम होते हैं तो हम क्या बोलते हैं उनको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, करेक्ट। तो ये हो गया c इक्वल्स टू 2, तो ये कट गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स क्या होता है, देखिए एजियोट्रोप्स वे होते हैं कि मिक्सचर अगर जो लिक्विड का है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन कंपोजिशन। मतलब देखिए जब आइडियल सॉल्यूशन बताते हो, देखिए इसको देखिए, आइडियल सॉल्यूशन आप करते हो तो ये हो गया, ग्राफ बनता है बीपी और इसकी कंपोजिशन का। दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन, वेपर फेज होती है एंड ए लिक्विड फेज होती है। लेकिन जब सॉल्यूशन आपका आइडियल गैस सॉल्यूशन नहीं बिहेव करते, तो या तो पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, ये लाइन है आइडियल की, या तो ऊपर डेविएट कर रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है, और या पॉजिटिव डेविएशन, और जब नीचे आ गए फॉर एग्जांपल नेगेटिव डेविएशन, दो ऐसे बोलते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन में सेम जब आप बीपी और कंपोजिशन फॉर्मूला बनाते हो तो ऐसा फॉर्मूला ग्राफ बनता है, देखिए पता ही होगा आपको, करेक्ट। ऊपर वाले वेपर, नीचे वाले लिक्विड। तो जो ये पॉइंट है इसको क्या बोलते हो, टी एजियोट्रोप। एजियोट्रोप का जो टेम्परेचर है, मतलब वो जो इस पॉइंट पे जो एजियोट्रोप्स है, वे जो सॉल्यूशन है लिक्विड फेज और जो वेपर फेज है उसकी सेम कंपोजिशन है। देख रहे हो आप, ये ग्राफ वेपर का था, ये वेपर का था, ये यहाँ पे मिल गया, लिक्विड का भी मिल गया, समझ में। तो कंपोजिशन, सो सेम कंपोजिशन इन वेपर और लिक्विड फेज हो जाए किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस टाइम पे वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाता है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, वो सेम वही ग्राफ बन जाता है, बस इस बार थोड़ा सा ऐसा अंतर आ जाता है, ये
फिर ये। अब इस पॉइंट को आप ऊपर वाला V, नीचे वाला लिक्विड फेज, तो अब ये वाला पॉइंट हो जाता है, समझ रहे? तो इस पॉइंट पे जो लिक्विड और वेपर फेज है दोनों की सेम कंपोजिशन हो जाती है, हैंस D4 से मिल गया। सो फिलहाल जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A solution containing 2 gram of a non-volatile solute in 20 gram of water boils at this temperature. The molecular mass of the solute is, देखिए क्या है कि 2 ग्राम आपका सोल्यूट है नॉन वॉलेटाइल, वो डाल दिया 20 ग्राम ऑफ वाटर। अब कह दिया कि जो सॉल्यूशन है ये आपका, ये बॉयल हो रहा है 373.52 केल्विन पे, करेक्ट? तो अगर मैं डेल टी बी निकालने की कोशिश करूं, डेल टी बी क्या हो जाएगा, ये 373.52 यानी जो सॉल्यूशन का हुआ माइनस जो आपका वाटर का होता है, यानी 373 केल्विन। क्यों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता है, 273 ऐड कर दो तो 373 केल्विन हो गया। तो डेल टीबी की वैल्यू हो गई आपकी 0.52। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट बताना है, वी नो कि जो डेल टीबी की वैल्यू क्या होती है, वेंटो फैक्टर आई इंटू के बी, ओके, इंटू मोलैलिटी। समझ में आया आपको ना? अब इसमें देखिए गाइस, आपको के बी तो गिवन है, ठीक है, मोलैलिटी भी निकाल ही लोगे, आई की वैल्यू क्या होगी? देखिए क्या होता है कि वैसे तो हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप हमेशा 1 लेते हैं। देखिए क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल की बात हो रही है, नॉन वॉलेटाइल जो सोल्यूट होते हैं वे जब भी आप नॉर्मली क्या होता है कि वे कम डिसोसिएट होते हैं, जनरली क्या करते हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही वे डिसोल्व हो जाते हैं, ठीक है। ना तो ये नॉन वॉलेटाइल सॉलिट्यूड डिसोसिएट होते हैं, ना ही मिलके कुछ बड़ा ग्रुप बना देते हैं। वे बेसिकली इनमें क्या करते हैं कि जब भी आप उसको वाटर में डाल रहे हो, फॉर एग्जांपल, वे एक सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, फॉर एग्जांपल 1। समझ में आया? यानी एक मॉलिक्यूल ऐसे कुछ रिएक्शंस हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जनरली हम क्या करते हैं कि जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसकी जो आई है वो हम 1 ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वेंटो फैक्टर क्या है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है सॉल्यूट के डिसोसिएट हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हालांकि इसमें आपको दिखेगा कि बॉइलिंग पॉइंट में अफेक्ट हुआ है कुछ, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आई की जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उनकी आई जनरली हम 1 मान के चलते हैं। इतना समझ में आएगा सब? ठीक है, तो आई इक्वल्स टू 1, के बी की वैल्यू 0.52 है, मोलैलिटी क्या हो जाएगी, मास ऑफ सोल्यूट यानी ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास, ये जो आपको निकालना है, इनटू मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट क्या होगा, 20 ग्राम, 20 इंटू 10⁻³ कर दो तो किलोग्राम में आ जाएगा, ओके। अब इसको जब आप पूरे को ये हो गया m, और डेल टी बी क्या हो गया यहाँ पे 0.52, ओके, ठीक है। अब यहां से बस आपको m की वैल्यू निकालनी है, m इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 0.52 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻³ ओके, और ये हो गया 0.52। समझ रहे हैं? तो ये इससे कैंसिल हो गया, m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/20 इंटू 10⁻³ यानी 100 ग्राम पर मोल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 300 ml bottle of soft drink has 0.2 molar CO2 dissolved in it. Assuming CO2 behaves as an ideal gas, the volume of the dissolved CO2 at STP is, देखिए गिवन है at STP molar volume of an ideal gas is this, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अब इसको एक्सप्लेन करें, देखिए वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी, वो क्या गिवन है, 22.7 लीटर। एसटीपी अगर नहीं भी गिवन होती तब भी हम इसको मान लेते, करेक्ट। 1 मोल आइडियल गैस का तो है 22.7। अब अगर मैं यहां से मोल नंबर ऑफ मोल्स निकाल दूं CO2 के, तो यहां से मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, ओके। अब मोलैरिटी दी हुई है इसकी सॉल्यूशन की 0.2, ओके। अब कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिसॉल्व्ड इन 300 ml बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, ये सॉल्यूशन हो गया क्योंकि इसमें डिसॉल्व्ड है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी -3 कर दो इसको, ओके। तो ये इक्वल टू क्या हो गया, 0.2 के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मेरा 0.2 इंटू 300 इंटू 10⁻³ हो गया, करेक्ट। अब
इसको सोल्व करोगे आपका 0.06 मोल्स आ गया। ओके 0.06। सो एक मोल में तो था 22.7, तो 0.06 मोल में CO2 में कितनी हो जाएगी 22.7 मल्टीप्लाई बाई 0.06। सिंपल मैथ्स है। इसको जब सोल्व करोगे आपका वैल्यू आ जाएगा 1.362 लीटर्स। ओके ना, क्योंकि इसमें ml में पूछा है तो 1362 को आप क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो इसे 1362 ml। ओके सो 1362 विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी कंटेन्स 38% weight by weight solution of H2SO4. The Van't-Hoff factor is 2.67. At this concentration, the temperature in Kelvin at which the solution in the battery will freeze is। देखिए इसको आप ऐसे देखिए कि 38% वेट बाय वेट दिया हुआ है ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जो H2SO4 है। तो मैं कह सकता हूं कि जो 38 ग्राम H2SO4 है वो अवेलेबल है मेरा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। वेट बाय वेट का मतलब ये होता है, यानी जो मेरा वेट ऑफ H2SO4 है जो कि मेरा सोल्यूट है, करेक्ट, वो हो गया 38 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन है मेरा 100 ग्राम्स, अभी दिखा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया 100, यानी सॉल्यूशन का माइनस सोल्यूट का, यानी 62 ग्राम्स मेरा वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब ये क्यों निकाला मैंने, बिकॉज मेरा जो फॉर्मूला होता है डेल टी एफ का, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है ना, वो होता है आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है। तो डेल टी एफ का हो जाएगा, आई के दिया हुआ है 2.67 मल्टीप्लाई के एफ क्या है 1.8, मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी क्या होगी, वेट ऑफ सोल्यूट यानी 38 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा, H2SO4 है तो 2HSO4 आप निकाल लेना है, इसका 98 आ जाता है, 98। ओके, और डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा वेट ऑफ सोलवेंट यानी 62 ग्राम में है, इसको किलोग्राम में करने के लिए 1000 से कर देते हैं। देखिए पूरा मोलैरिटी काउंट हो रहा है आपका, ठीक है। तो डेल टी एफ इससे क्या आ जाएगा, पूरा कैलकुलेट करोगे आप तो 30.057। ओके, अब इन्होंने कहा है कि द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द सॉल्यूशन इन बैटरी विल फ्रीज। तो डेल टी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी फ्रीजिंग ऑफ वाटर माइनस टी फ्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन। टी फ्रीजिंग वाटर क्या हो जाएगा 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में लिख देते हैं, माइनस टी फ्रीजिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 30.057। तो इसको करोगे तो 242.943 आ जाएगा, रफली 243 केल्विन। ओके, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। जो फाइनल आंसर आपका 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज एक्स और वाई है, नॉन रिएक्टिंग गैसेज इन अ वेसल इज 740 mmHg। टोटल प्रेशर इसका 7 mmHg हो गया 740। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एक्स इज, देखिए गाइज नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं, इसको आप इजीली निकाल सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एक्स क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स पी टी क्या है 740, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई, यानी 740 इंटू weight of x divided by molar mass of x divided by weight of x divided by molar mass of x plus weight of y divided by molar mass of y। ओके, नाउ अब देखिए इसका मोलर मास इन सब के दिए हुए हैं, एक्स वाई के वेट जो भी दिया हुआ है वो दिया हुआ है, बस आपको वैल्यू रखनी है और कैलकुलेट करना है। देखिए तो पी एक्स क्या हो जाएगा 740 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 0.6 डिवाइड बाई 20 प्लस 0.45 डिवाइड बाई 45। ओके, इस जब पूरे को आप सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू पी एक्स की आ जाएगी 555 mmHg। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड अ सॉल्यूशन containing 2.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन इतना ऑफ सॉल्यूशन exert an osmotic pressure of 400 पास्कल। द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इज ग्राम पर मोल। अब देखिए गाइज ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 400 पास्कल, ठीक है। अब देखिए एक बात समझिए, वी नो कि पाई इज इक्वल टू आई इंटू मोलैरिटी इंटू
आर इंटू टी होता है। अब इसमें क्योंकि देखिए किसी भी तरीके से इसमें आप आई नहीं निकाल सकते, तो नॉर्मली इन सच क्वेश्चंस हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो मेरा सॉल्यूशन है या जो सोल्यूट है बेसिकली वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब क्योंकि देखिए इसके बजाय तो आप आई की वैल्यू इन क्वेश्चन में निकाल ही नहीं सकते, ऐसे सच क्वेश्चन में जहां पे कुछ इस तरह का डिसोसिएशन या कुछ वैल्यू नहीं दी हुई है या आपका नहीं दिया हुआ है, क्योंकि देखिए लेट जैसे इसमें मुझे NaCl दे दिया होता तब मैं कह देता ठीक है, एज्यूम कर लेता कि NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया होगा और Cl मान लेता यानी 2 मान लेता आई की। लेकिन इन सच केसेस कोई बिल्कुल दिया हुआ ही नहीं है ना, तो आई को आप 1 मान के चलो। ओके, तो अब आई को 1 मान के मोलैरिटी इंटू आर इंटू टी हो गया, करेक्ट। अब बस आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है, इसमें निकालना क्या है, मोलर मास। अब देखिए पाई इज इक्वल टू मोलैरिटी हो गया यानी वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय हो गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अब इससे एम ऑफ सोल्यूट यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय आर टी डिवाइडेड बाय पाई इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ओके, अब देखिए वेट ऑफ सोल्यूट क्या है 2.5 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू क्या होगी 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ओके, मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर क्या है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कर लो इसको 270, ये हो गया आपका 300 केल्विन, करेक्ट, क्योंकि 273 ऐड कर दिया केल्विन, डिवाइडेड बाई पाई कितना हुआ है 400 पास्कल और इनटू 250 ml क्योंकि लीटर में दिया हुआ था। ठीक है, अब यूनिट को कन्वर्जन में कर लो इसको, बस गाइस यूनिट का कन्वर्जन है और इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए अब क्योंकि ऊपर लीटर बार में वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पास्कल है, तो 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 10⁻⁻5 बार। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे 10⁻⁻5 और बार कर देता हूँ, करेक्ट, ताकि वो ऊपर नीचे मान, यहाँ लीटर है यहाँ ये है तो ml को हटा के इंटू 10⁻³ कर दूं तो लीटर में आ जाएगा, करेक्ट। अब बस मोलर मास का ये हो गया, ठीक है, लीटर से आपका लीटर कट गया, ओके, बार से आपका बार कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया, ओके, तो ये क्या बच गया ग्राम पर मोल। ओके, ग्राम पर मोल बचा, तो पूरे को आप सोल्व कर लो आप इसको, क्या हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 0.083 मल्टीप्लाई 300 डिवाइड बाई 400 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 250 इंटू 10⁻⁻3 पूरा हो गया ग्राम पर मोल में। और इस पूरे को जब आप सोल्व करते हो तो m की वैल्यू आ जाएगी 0.000625 इंटू 10⁻8। ओके, और इसको लिख दो 62250 ग्राम पर मोल। ओके, बस मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। जो फाइनल आंसर हो गया आपका इज 62250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20% ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसोसिएटेड व्हेन इट्स 5 ग्राम इज एडेड टू 500 ml ऑफ वाटर। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सच वाटर इज। अब देखिए कि इन्होंने कहा है कि CH3COOH को डाल दिया वाटर में और डिसोसिएट हुआ 20%। तो लेट जस्ट ये इसकी विषय में बोलते CH3COOH और CH3COO नेगेटिव प्लस H आयंस, ऐसे में कुछ ब्रेक हुआ होगा। ठीक है, अब मैं इनिशियली इसका अगर 1 मान लेता हूं जो नॉर्मली मानते हैं मोल्स वगैरह, तो 0 और आफ्टर 1 सम टाइम जब रिएक्शन डिसोसिएट होगी, लेट जस्ट से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा बनाइए अल्फा। ओके, नाउ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी टोटल नंबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा कर दो यानी 1 प्लस अल्फा, ये होगी आई की वैल्यू। अब देखिए 20% डिसोसिएशन का है कि 20% डिसोसिएट हुआ मेरा एसिटिक एसिड, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगी अल्फा 20/100 यानी 0.2। ओके, तो अल्फा की होगी 0.2 यानी 1 प्लस 0.2 यानी 1.2 की वैल्यू होगी आपकी आई की। इतना समझ में आ गया। अब क्या पूछा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा हुआ है, तो डेल टी ऑफ सच वाटर। देखिए डिप्रेशन वाटर का ही क्यों पूछा है, क्योंकि हमेशा सॉल्वेंट का पूछते हैं डिप्रेशन। तो डेल टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी
और आई हो गया 1.2, KF आपको दिया हुआ है 1.86। मोलैलिटी निकाल लो। मोलैलिटी कैसे होगी? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी CH3COOH का मोलर मास क्या हो जाएगा? देखिए CH3COOH है तो कार्बन 2 है, 12 × 2 12 1 का होता है ना कार्बन का एटॉमिक मास, प्लस 3 और एक 4 हाइड्रोजन है यानी 1, प्लस ऑक्सीजन यानी 16 × 2। तो टोटल जो भी सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा इसका 60। तो वेट ऑफ सोल्यूट यानी 5 ग्राम डिवाइड बाई वेट ऑफ मोलर वेट ऑफ सोल्यूट यानी 60 वेट ऑफ सोलवेंट हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि जो डेंसिटी है ऑफ वाटर इज ये। तो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी की है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर ले, यानी आ जाएगा 0.001 लीटर। 500 इंटू मिलीलीटर को 10⁻³ कर दें तो ये भी लीटर में हो जाएगा। तो लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, उस पूरे को सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो गई? 500 ग्राम। ओके, तो मास की जो वेट ऑफ सोलवेंट था वो आ गया 500 ग्राम। उसको यहाँ पुट कर दो और आपकी डेल टी एफ की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? देखिए, डेल टी एफ इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1.86 डिवाइड बाई 560 इंटू वेट ऑफ सोलवेंट हमने क्या निकाला था? 500 ग्राम। मल्टीप्लाई कर दो 1000 से तो केजी में हो गया। इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.372। ओके, अब क्योंकि 10⁻³ में पूछा हुआ है तो यानी 372 इंटू 10⁻³ फाइनल आंसर आ जाएगा 372। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर देयर करेक्टनेस। पहला है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी सेम फॉर NaCl एंड यूरिया। देखिए इसमें क्या कहा गया है, जैसे वाटर दिया हुआ है इस दोनों में, और इन्होंने कहा एक में तो मैंने यूरिया डाल दिया और एक में मैंने डाल दिया NaCl। तो जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है वाटर के, देखिए हमेशा ध्यान रखें जो आप ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हो, बॉइलिंग पॉइंट इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमेशा सोलवेंट की होती है। समझ में आया? तो यानी अगर मैं यूरिया को डाल रहा हूं तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या एलिवेशन होगा, NaCl को डाल रहा हूं तो इसके बॉइलिंग में क्या एलिवेशन होगा, ये टोटली डिपेंड कर रहा है। मतलब इन पे तो कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, लेकिन हो किसका रहा है? वाटर का चेंज हो रहा है। चेंज कर रहा है ये, हो किसका रहा है? इसका, वाटर का, सॉल्यूशन का नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो इसका मतलब देखिए, तो डेल टी बी क्या हो जाता है? आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। समझ में आया? अगर आप गौर से देखोगे कि जो के बी है, के बी होती है ऑफ सोलवेंट, तो के बी ऑफ सोलवेंट यानी वाटर की तो दोनों के लिए सेम है। सो इसमें देखिए मोलैलिटी का क्या है? पहला है 0.1 मोलर NaCl। NaCl जब ब्रेक हो रहा है तो Na प्लस और Cl नेगेटिव में दे रहा है, यानी 0.1 मोल एक तरह से मोलर जो भी NaCl है, मैं ये कह सकता हूँ 0.1 मोल इसका दे रहा है, 0.1 मोल इसका दे रहा है। ठीक है, तो 0.1 मोलर NaCl टोटल 0.2 मोल दे रहे हैं। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ 0.2 मोल पर किलोग्राम अगर मैं मान लूँ, ये पर किलोग्राम ऑफ वाटर तो 0.2 मोल्स है। समझ रहे? मतलब मैंने 0.1 मोलर NaCl डाला था तो ये 0.2 मोल्स टोटल आयंस बन गए 0.1 NaCl के, 0.1 Cl के पर किलोग्राम ऑफ वाटर, ऐसे मान के चल रहा हूँ। सिमिलरली यूरिया डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो 0.1 मोलर यूरिया तो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ इसमें 0.1 ही हो रहा है, तो कह सकता हूँ 0.1 मोल्स पर किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो डेल टी बी यूरिया कैसे निकालोगे? आई क्या हो गया? यूरिया का 1, के बी सेम है, मोलैलिटी क्या होगी? एक तरह से 0.1 मोल्स पर केजी। डेल टी बी NaCl का अगर निकालना है तो Na का 2, के बी ये हो गया 0.2 मोल्स पर के बी। तो डिफरेंट आ रहा है ना गाइज, तो दैट इज वाई दिस इज इनकरेक्ट। वैसे भी आप डायरेक्ट बोल ही सकते थे। तो फिलहाल इसमें जो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, ये स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। दूसरा है एजियोट्रोपिक मिक्सचर बॉयल विदाउट चेंज इन देयर कंपोजिशन। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। वो इसलिए है, देखिए गाइस गौर से सुनिएगा, हम जनरली हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। जैसे आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जो कि रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं। फिर आते हैं वे सॉल्यूशन
बेसिकली नॉन आइडियल हैं, लेकिन वे सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ। फिर एक आ जाता है क्योंकि जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ, समझ रहे हैं? पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं रॉल्स लॉ को, उनको आप वे फॉर्म करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग। और जो नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं उसमें फॉर्म होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोपिक मिक्सचर। अब देखिए, जो आइडियल सॉल्यूशन है उसका ग्राफ कैसे ऐसे बनता है, ऐसे, जब आप बॉइलिंग पॉइंट और कंपोजिशन का बना रहे हो, ऊपर वेपर फेज है और ये लिक्विड फेज है, ठीक है। लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन होता है रोल्स लॉ में, उसमें ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे। देखिए, पॉजिटिव डेविएशन की बात करो, ये ऐसे और ये ऐसे, करेक्ट। ऊपर वाला वेपर है, नीचे वाला लिक्विड। तो जो ये पॉइंट है, ये वाला, जिसमें वेपर और लिक्विड, ये लिक्विड है और ये वेपर है, दोनों मिल रहे हैं, तो ये क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पे बनता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इसको क्या बोलते हो, टी एजियोट्रोपिक, जिसपे वो टेम्परेचर जिसपे एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनता। और इस पे अगर आप देखोगे कि जो वेपर फेज है और जो लिक्विड फेज है, करेक्ट, जो वेपर फेज है और जो लिक्विड फेज है, दोनों की सेम कंपोजिशन है। ये कंपोजिशन है इस चार्ट पे, ठीक है। सो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बॉयल विदाउट चेंज इन देयर कंपोजिशन, करेक्ट। बिकॉज अगर आप देखोगे दोनों की सेम है, और जब बॉयल भी होंगे तो ये वेपर प्रेशर और क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, जो लिक्विड बनेगा वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये करेक्ट है। अगर आप नेगेटिव डेविएशन वाले में भी देखोगे तो इसमें भी सेम ग्राफ बन जाता है, देखिए, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ऊपर वेपर नीचे लिक्विड, तो जो ये पॉइंट है ये क्या, अगेन टी एजियोट्रोप। तो ये वो मिक्सचर जिसमें वेपर पॉइंट है, जिसमें वेपर और लिक्विड फेज दोनों सेम है, यानी जब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट वाला है ना वर्सेस कंपोजिशन में, यानी इस पॉइंट पे जब बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बॉयल होगा तो वेपर और जो लिक्विड है दोनों की सेम कंपोजिशन होंगी, कोई भी चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में है क्योंकि। सो ये करेक्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ऑस्मोसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दिस इज इनकरेक्ट, बेसिकली उल्टा लिखा हुआ है, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सोल्व होता है। देखिए, बेसिकली हाइपरटोनिक क्या होता है, देखिए आप ये समझे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, ये तीन तरह के सॉल्यूशन पढ़ते हैं। जो हाइपरटोनिक होता है उसमें सोल्यूट की हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। हाइपरटोनिक में हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है, हाइपोटोनिक में लो सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है एज कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन ऑब्वियसली, एंड आइसोटोनिक में सेम कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट्स की, समझ में? तो अब देखिए, ऑस्मोसिस में आपने देखा होगा जब सेमी परमेलेबल मेम्ब्रेन से आपका मूव करता है वाटर फॉर एग्जांपल, वो मूव करता है फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस यही है, लो टू सोल्यूट। सो जैसे मैंने बताया, ऑस्मोसिस में लो सोल्यूट कंसंट्रेशन थे, हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन में आपका जो वाटर है फॉर एग्जांपल मूव कर रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव हो रहा है, सही। तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट था। नेक्स्ट हो गया, द डेंसिटी ऑफ 32% H2SO4 solution having molarity 4.09 is approximately 1.26 ग्राम पर मिलीलीटर। देखिए, आप इसको स्ट्रेट फॉर्मूला, एक फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है, आप उसको हमेशा याद रख लो। वो फॉर्मूला ये है कि जो डेंसिटी होती है वो होती है मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 10। अब ठीक है, इसका डेरिवेशन बहुत लोगों कराए हुए हैं, एक बार देख लेना आप, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है, आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। जब इसको मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 10, ठीक है। मोलैरिटी क्या दी हुई है, 4.09, मोलर मास ऑफ सोल्यूट H2SO4 का क्या होता है, मोलर मास 98, कैलकुलेट करना, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूट क्या है 132। नाउ वेट ऑफ सोल्यूट कैसे आया 32, अभी मैं आपको बताता हूँ, रुक जाइए एक सेकेंड। 32 इंटू 10, इसको जब पूरे को सोल्व करोगे तो 1.25 आता है, रफली 1.26, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखिए, वेट ऑफ सोलवेंट 32 कैसे आया, देखिए
डेंसिटी ऑफ 32% H2SO4 दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में क्या मान के चलते हैं कि 32% वेट बाई वेट है, क्योंकि डेंसिटी की भी बात हो रही है, ग्राम्स की बात हो रही है। तो 32% वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है H2SO4 कि अगर 32 ग्राम H2SO4 अवेलेबल है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि अगर मेरा 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 32 ग्राम सोल्यूट है, ठीक है, तो सोलवेंट क्या हो जाएगा 100 माइनस 32। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखें, इन 30 वेट बाई वेट में बहुत जरूर आ जाता है। तो फिलहाल इसमें फोर्थ भी सही है। ई है ए नेगेटिवली चार्ज सोल इज ऑब्टेन्ड व्हेन KI सॉल्यूशन इज एडेड टू द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। नाउ गाइस इस टॉपिक पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको एक सिंपल सी एक चीज बता देता हूं। इसमें देखिए क्या बोला है, KI सॉल्यूशन इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखिए दो चीज बनती है कि जब KI इज एडेड टू AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्राइट, और दूसरा बनता है जब AgNO3 इज एडेड टू KI, ठीक है। तो अब इसको याद रख लें, आप हमेशा याद रखने का, जब KI एडिड करते हैं AgNO3 में तो हमेशा याद रखना KI एक्सिस में होता है, ठीक है। सॉल्यूशन में I नेगेटिव ज्यादा होते हैं और रिमेन होते हैं इन सॉल्यूशन। I नेगेटिव आर मोर एंड रिमेन इन सॉल्यूशन। KI एक्सिस में है, I नेगेटिव ज्यादा है और सॉल्यूशन में रिमेन बनते हैं, और पॉजिटिव चार्ज्ड सोल बनता है। पॉजिटिव, I नेगेटिव से कंफ्यूज मत हो, उल्टा है इसका पॉजिटिव। AgNO3 में इसमें उल्टा हो जाता है, जब AgNO3 इज एडेड टू KI तो इसमें क्या होगा, AgNO3 एक्सिस में हो गया, समझ में आया। Ag प्लस आयंस वे मोर हैं एंड रिमेन इन सॉल्यूशन, जैसे इसमें I नेगेटिव था, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव है चार्ज, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज्ड सोल बनता है। ये याद रखना गाइस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, डी ब्लॉक में भी पूछ लेते हैं, कभी किसी में भी आ सकता है सवाल, ठीक है। तो ए नेगेटिव चार्ज सोल इज एडेड व्हेन KI सॉल्यूशन इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट, रॉन्ग, पॉजिटिवली चार्ज बनता है, दिस इज इनकरेक्ट। तो इसका मतलब बी एंड डी आपके जो स्टेटमेंट थे वे ही करेक्ट थे, यानी जो ऑप्शन नंबर 2 है इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप गाइज आपको जो ये क्वेश्चन है, वीडियोज है, समझ में आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।